हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टीफन आर कॉवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक बहुत फेमस है, इसकी टोटल 25 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और ये बुक फैक्चुअल नहीं है, बल्कि स्टीफन आर कॉवे ने हज़ारों लोगों को इंटरव्यू करने के बाद उनकी 7 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स को इस बुक में बताया है। ऑथर का एक बेटा था जो कि एकेडमिकली बहुत वीक था, वो और बच्चों से बहुत वीक परफॉर्म करता था। वो फिजिकली भी बहुत वीक, कमज़ोर, दुबला पतला नज़र आता था। उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी। जब वो खेलने जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वो खेल भी नहीं पाता था। ऑथर उनकी वाइफ को लगा कि अगर हमें लाइफ में किसी फील्ड में ग्रोथ चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोई बच्चे उनका मजाक उड़ाता तो उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई असर उस बच्चे के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी भी वीक परफॉर्म कर रहा था। उसी बीच ऑथर को एक जगह पे जाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें वो पढ़ते हैं कि कैसे हमारा किसी चीज़ के प्रति नज़रिया बनता जाता है। ऑथर और उनकी वाइफ को रियलाइज़ होता है कि भले ही वो अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर इनरली वो जानते हैं कि वो इनकैपेबल है और वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो उस बच्चे को यही मैसेज दे रहा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसके बाद वो अपने बच्चे के प्रति अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करते हैं। वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, ना उसे मोटिवेट करते हैं, बस वो उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपने स्पीड से ग्रो करने का मौका देते हैं। जैसे जैसे वो अपने बच्चे के प्रति अपने नज़रिए को बदलते जाते हैं, वैसे वैसे उस बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है। वो एकेडमिकली, फिजिकली अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर लाइफ में हम किसी भी चीज़ में बदलाव चाहते हैं तो उसे सबसे पहले अपने अंदर बदलना होगा, इनसाइड आउट करना होगा। अगर आप किसी चीज़ को अंदर से नहीं बदलते और बाहरी बदलाव चाहते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा, जबकि आंतरिक बदलाव आप करेंगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस रहेंगे। अब हम सक्सेसफुल लोगों की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इस वीडियो को देखते वक्त कमरे के किसी कॉर्नर में अपना ध्यान लगाइए और सोचिए कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है। ये जो एक्टिविटी आपने की इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस और इमेजिनेशन की पावर इंसानों को बाकी सारे जीवों से अलग करती है। इसीलिए हम अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेना। एक बार ऑथर एक सेमिनार में प्रोएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे तो एक आदमी उनसे कहता है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, मैं भी उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों के बीच में वो फीलिंग नहीं रह गई है, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र रहती है। तो ऑथर कहते हैं देन लव हर। तो वो आदमी फिर कहता है कि अब हम दोनों के बीच में वो फीलिंग नहीं रह गई है। ऑथर फिर कहते हैं लव हर। तो वो आदमी फिर कहता है कि जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता तो मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो ऑथर उसे समझाते हैं कि प्यार एक वर्ब है, एक क्रिया है जो हम किसी से करते हैं और प्यार की फीलिंग उसका रिस्पॉन्स है। जैसे कि एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है, उसके लिए सारे सैक्रिफाइसेस करती है, तो जो प्यार की फीलिंग उसे मिलती है वो उसका रिज़ल्ट है। हर प्रोग्रेसिव सोसाइटी ने प्यार को एक वर्ब की तरह देखा है, लेकिन मूवीज़ देखकर हमारे दिमाग में बैठ गया है कि प्यार एक फीलिंग है, जबकि ये सच नहीं है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपना टाइम और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पे खर्च करते हैं। इससे पता चलेगा हम कितने प्रोएक्टिव हैं। हम सबके पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जैसे न्यूक्लियर वॉर चल रहा है, दूसरों का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है, या हमारी फाइनेंसेस, हमारा हेल्थ, करियर, बहुत सारी चीज़ें। पर अगर हम अपने टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि हमारे हेल्थ और फाइनेंसेस, तो हम प्रोएक्टिव हैं। लेकिन अगर हम अपना टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम रिएक्टिव लोग हैं। रिएक्टिव लोग बहुत सारी बाहरी परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर मौसम अच्छा है तो वो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो उनके एटीट्यूड को ये अफेक्ट करेगा। जबकि प्रोएक्टिव वो है जो किसी भी परिस्थिति में अगर उसे काम करना है तो वो काम करेगा। एक बार एक आदमी रहता है जिसे इजिप्ट में दास बनाकर बेच दिया जाता है। 17 साल की उम्र में वो एक घर में जाके दास की तरह रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहाँ के लोगों का विश्वास इतना जीत लेता है कि कुछ दिन बाद वो उस घर को चला रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो किसी मुश्किल में पड़ जाता है जहाँ उसे 13 साल की जेल की सज़ा हो जाती है।
लेकिन उस जेल में कुछ दिन बिताने के बाद वो पूरे जेल का हेड हो जाता है और कुछ दिन बाद उस पूरे इजिप्ट का हेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, हम क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही एक कंपनी में एक आदमी था जो बहुत डायनेमिक, बहुत टैलेंटेड पर्सन था, पर वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का था। वो कंपनी में एंटर करते ही लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगता, ये करो वो करो। इससे उसके सारे टीम मेंबर बहुत परेशान रहते। वो उसके जाने के बाद उसके पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई करते, उसके रिटायरमेंट के बारे में सोचते। पर उन्हीं में से एक मेंबर था जो उसकी वीकनेस को जानता था। उसे भी उन लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता था। पर जब उसे अपने बॉस की वीकनेस के बारे में पता चला तो वो उनकी बिचिंग करने की जगह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जब उसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी एनालिसिस देता है और अपने सजेशंस भी देता है। जब उसका बॉस उसके इन्फॉर्मेशन को देखता है तो उससे बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे अब इस फील्ड की चिंता नहीं रहेगी। नेक्स्ट मीटिंग में सबको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, सबको पहले की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, पर इस इंसान को इससे इसकी ओपिनियन मांगी जा रही थी। इसलिए हमारी परिस्थिति कैसी भी है, अगर आप उस परिस्थिति को चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट को चेंज ज़रूर कर लेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप इमेजिन करिए कि आप किसी अपने के फ्यूनरल पर गए हैं। आप अपनी कार पार्क करके जैसे अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ आपके दोस्त, आपकी फैमिली सब वहाँ शोक बांटने के लिए आए हैं। जब आप डेड बॉडी के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। ये आपका फ्यूनरल है, वहाँ पे सब लोग आपके लिए आए हैं। अब वहाँ 4 स्पीकर हैं जो आपके बारे में बोलेंगे। फर्स्ट स्पीकर आपकी फैमिली से है, आपके अंकल आंटी भाई बहन या कोई ग्रैंड पेरेंट्स। सेकेंड स्पीकर आपका कोई दोस्त है जो बताएगा कि आप किस तरह के इंसान थे। थर्ड स्पीकर आपका कोई वर्किंग पार्टनर है और फोर्थ स्पीकर आपसे किसी तरह से रिलीजियसली जुड़ा हुआ है। तो आप हर एक स्पीकर से क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या बोले, आपके किस कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट को याद रखे, आप उसकी लाइफ में कौन सा चेंज लेके आए हैं, वो सब मेंबर किस बातों को याद रखें। अगर आप इस विजुअलाइजेशन को अच्छे से करेंगे तो आपको अपनी लाइफ का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लेने से बच जाएंगे। क्योंकि आप जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से रॉन्ग डायरेक्शन में भागेंगे उतनी जल्दी आप रॉन्ग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे कोई जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, वैसे ही ज़िंदगी का भी लास्ट डेस्टिनी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अपनी लाइफ के प्रिंसिपल पता हैं, अगर आप लाइफ में एक काइंड पर्सन बनना चाहते हैं, एक लविंग हेल्पफुल पर्सन बनना चाहते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में आप बहुत करप्ट और क्रूल हो गए हैं, तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल के बारे में सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आप इस रैट रेस पे कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब आप अपने आप से एक सवाल करिए कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आप अभी नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। अब हम अपने काम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्जेंट वर्क और इम्पॉर्टेंट वर्क। अर्जेंट वर्क वो है जो अभी हमें इम्पॉर्टेंट लगता है, जैसे कि डेडलाइन पे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या एग्ज़ाम के लास्ट दिन पढ़ना। जबकि इम्पॉर्टेंट वर्क वो है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे रेगुलर बेसिस पे अपने गोल्स के लिए प्लान करना, रेगुलर एक्शन लेते रहना और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी से पर्सनली मिलने गए हो और उसी बीच उसका फ़ोन रिंग करता है, तो बहुत चांसेस है कि वो पहले आपको 2 मिनट के लिए रोकेगा और उस फ़ोन को पिकअप करेगा, क्योंकि रिंगिंग फ़ोन सबको अर्जेंट लगता है। और ऐसे ही हम अपने पूरे डे को अर्जेंट वर्क की तरफ शेड्यूल करते हैं, लेकिन आप दिन भर अगर अर्जेंट काम करते हैं तो आप एक लॉन्ग टाइम अचीवर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप खुद को अपने लक्ष्य के प्रति टोटली कभी डिवोट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इम्पॉर्टेंट वर्क को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म अचीवर बनेंगे। अगर आप अपना काम किसी दूसरे से करवा पाएँ तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा दूसरा काम करने के लिए। ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं वो सारा काम खुद ही करते हैं, क्योंकि वो डेलीगेशन में विश्वास नहीं रखते। एक बार एक आदमी था जो चाहता था कि उसका बच्चा उसके पार्क की जिम्मेदारी ले ले, तो वो क्या करता है कि अपने बच्चे को अपने पड़ोसी का पार्क ले जाके दिखाता है और कहता है कि हमें ऐसा एक ग्रीन और क्लीन पार्क चाहिए। अब इसे कैसे करना है ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम अपने बॉस हो, तुम चाहे जैसे इसे कर सकते हो।
वो उसे समझाता है कि पार्क को ग्रीन और क्लीन कैसे रखा जाता है, और हर वीकेंड पर जब वो उस पार्क को चेक करने आता तो उसका पार्क बिल्कुल ग्रीन और क्लीन रहे, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती थी। इसे कहते हैं स्टीवार्डशिप डेलीगेशन, जहाँ दो लोगों के ट्रस्ट के बेसिस पे हम काम को डेलीगेट करते हैं। इसमें टाइम लगता है एक दूसरे पर ट्रस्ट करने पर इससे बहुत फ़ायदा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने काम को डेलीगेट नहीं करेंगे या काम के बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत वीक हो जाता है और आपको दूसरा काम करने का टाइम नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट है थिंक विन विन। जब आप किसी के साथ कोई डील करते हैं या किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है थिंक विन विन, जिसमें आप अपना भी प्रॉफिट चाहते हैं और सामने वाला का भी प्रॉफिट कराते हैं। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में भी कई डील मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा माइंडसेट है विन लूज, जहाँ आप खुद जीतना चाहते हैं और सामने वाले का नुकसान करवाना चाहते हैं। इससे हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपका काम हो जाए पर फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है। पर कुछ सिचुएशन में आपको विन लूज पर ही डिपेंड करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी रेस पे जीतना चाहते हैं या कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो आपके पास विन लूज ही एक ऑप्शन है, क्योंकि आपके जीतने पर किसी न किसी को तो हारना पड़ेगा। थर्ड माइंडसेट है लूज विन, जहाँ आप किसी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए या पीस मेंटेन रखने के लिए खुद का नुकसान कराते हैं और सामने वाले का फ़ायदा कराते हैं। जैसे कि एक आदमी था, जब उसे पता चलता है कि उसका कोई दोस्त, पुराना दोस्त पास ही में रहता है, तो वो आदमी उससे रोज़ मिलने लगता है। तो उसका दोस्त उसका फ़ायदा उठाने लगता है, उसे बुरी आदतों में घसीटने लगता है, पीठ पीछे उसकी बुराई भी करता है। पर वो आदमी अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए फिर भी उससे रोज़ मिलता है। अब ऐसे में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चौथा माइंडसेट है लूज लूज। ये एनिमी माइंडसेट के लोग करते हैं, मतलब आप सामने वाले का नुकसान कराने के लिए अपना नुकसान करने को भी तैयार हैं। जैसे कि एक औरत थी, मतलब उसका पति जब उसे डाइवोर्स देता है तो कोर्ट उसे कहती है कि तुम्हें अपने पत्नी को एक कार को बेच के उसका आधा पैसा अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। तो वो $1000 की कार को सिर्फ $50 में बेच देता है और अपनी पत्नी को $25 देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे का नुकसान करने के लिए आप खुद का नुकसान कराने के लिए भी तैयार होते हैं। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट है कि थिंक विन विन, जिससे आपकी डील अच्छे से होगी और आपका रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बना रहेगा। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले खुद किसी और को समझने की कोशिश करिए, फिर एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपको समझे। अब सपोज करिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं अपनी आंखों की परेशानी को लेके। जब आप अपने डॉक्टर से अपनी आंखों की परेशानी के बारे में बताते हैं तो वो अपना चश्मा उतार कर दे देता है और कहता है कि जब मुझे आंखों में प्रॉब्लम थी तो ये चश्मा मुझे बहुत काम आया, ये तुम्हारी भी मदद करेगा। जब आप उसके चश्मे पे को अपनी आंखों पर लगाते हैं तो सिचुएशन और बुरी हो जाती है, क्योंकि आपको और ब्लर नज़र आने लगता है। तो डॉक्टर आपसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस चश्मे से तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब इस एक्सपीरियंस के बाद कितना चांस है कि आप उस डॉक्टर से दोबारा मिलने जाएंगे? जो बिना जांच किए सलाह देता हो आप उसके पास नहीं जाएंगे। पर क्या आप किसी को सलाह देने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसे सुनने या समझने की कोशिश करते हैं? अगर आप दूसरों को सुनना चाहते हैं, दूसरों की बातों को समझना चाहते हैं तो आपको एम्फैटिक लिसनिंग सीखनी होगी। एम्फैटिक लिसनिंग का मतलब है कि आप अपने पैराडाइम से बाहर निकलकर दूसरों की बात को समझने और सुनने के लिए तैयार हैं। आप अपने नज़रिए से बाहर निकलकर एक अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार हैं। एक बार एक बच्चा था, वो अपने पिता से कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उसका पिता कहता है क्यों नहीं जाना, हमने इतनी फ़ीस खर्च की है। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में मेरा भी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। हमें ये नहीं करना है। हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत एडवाइजेबल हैं। जब भी कोई परेशानी हमसे बताता है तो हम उसे एडवाइस देने लगते हैं। यही सारी कम्युनिकेशन गैप के पीछे का रीज़न है। ज़्यादातर टीनेज बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी आपसे कोई बात कर रहा होता है तो वो 30% बातें अपने शब्दों से करता है, 30% अपने एक्सप्रेशन से करता है, 20% अपनी आंखों से करता है और 20% अपनी बॉडी मूवमेंट से करता है। अगर आप इन चारों चीज़ों को समझना सीख लें तो आप बातों के पीछे छिपी गहरी भावनाओं को समझ पाएंगे। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जी। जब हम किसी टॉपिक के बारे में अकेले सोचते हैं तो हम एक लिमिटेड तरीके से सोच सकते हैं, पर उसी टॉपिक के बारे में अगर पूरा ग्रुप सोचे तो हम बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। सिनर्जी का मतलब है कि किसी काम को अकेले करने के बजाय उसे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करें। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और बॉन्डिंग के बेसिस पे होता है। सिनर्जी नेचर में हर तरफ है, जैसे कि
अगर दो पेड़ों को एक पास लगाया जाता है तो उसकी जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाती है और दोनों पेड़ आराम से ग्रो करते हैं। अगर दो लकड़ियों को अलग अलग रखा जाता है तो उसके इंडिविजुअल वेट से अगर दोनों को साथ रख दिया जाए तो उसका कुल भार बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम कोई काम करते हैं उसको हम इंडिविजुअली करें, उसकी जगह अगर दो लोग साथ मिलकर करें तो उसका क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। सिनर्जी का मतलब है एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना और एक दूसरे के वीकनेस को के लिए कंपनसेट करना। 7th हैबिट है शार्पन द सॉ। जैसे कि अगर आपको किसी पेड़ को काटना है तो जितना टाइम आप कुल्हाड़ी की धार को मजबूत करने में लगाएंगे उतना ही कम टाइम आपको पेड़ काटने में लगेगा। वैसे ही लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए 4 डायमेंशंस में अगर हम समय देते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस रहेगा। ये 4 डायमेंशन है फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में जैसे अच्छा खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रिलैक्सेशन करना। अभी हो सकता है आप कहते हो कि आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, पर जब आपका हेल्थ ख़राब हो जाता है तो आप अपने इसी आदत से बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। हर कोई स्पिरिचुअलिटी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई प्रेयर करता है, पर स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेके आती है। ये आपको आपके सेल्फ से जोड़ती है। तीसरा डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनली अच्छे इंसान बनने के लिए, अपनी लाइफ में प्राइमरी सोशल चेंजेस लाने के लिए आपको एक एम्फैटिक लिसनर बनना होगा। आप वो दोस्त बनिए जो दूसरे को सुनने के लिए तैयार हो। और 4th डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन। ज़्यादातर हमारा मेंटल डेवलपमेंट स्कूल्स में होता है। ज़्यादातर लोग स्कूल छोड़ने के बाद रीडिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं, पर अगर आप किसी बात को गहराई में समझना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो मेंटली डेवलप होने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।